हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की मॉडल पेपर पढ़ने वाले सोशल साइंस का। यहाँ पे हम आपके लिए सोशल साइंस टोटल 80 क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में टोटल पढ़ना है और इसमें जो मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूँ कंटिन्यू आपको इस तरह से मॉडल पेपर आपको वीडियो मिलते रहेगा। और अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है तो आपको मतलब बहुत अच्छा मिलेगा एग्जाम में। ये है हमारा मॉडल पेपर। इस तरह से मॉडल पेपर आपको हम एप्लीकेशन पे प्रदान करते हैं, एप्लीकेशन पे देते हैं जो पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हो मोबाइल नंबर ले लीजिए 8210423200। ये मोबाइल नंबर से मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये पेड ग्रुप में है तो हम ये वाला आपको देंगे ताकि आप प्रिंट निकाल सकते हैं। फिलहाल हम अभी इसको इस तरीके से ला करके आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पूरा 80 सवाल उसी का पूरा 80 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं और सभी के देखते हैं आंसर क्या होता है। आपको बनाने से पहले, मेरे को आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताना है ना, ताकि आप खुद से निरीक्षण कर पाए, खुद का जांच कर पाए कि हमने 80 में कितना बना पाए। कम से कम कोई भी बंदा कम से कम 40 तो एकदम कंपलसरी बनाना ही बनाना है। अगर आप इससे जितना ज्यादा बनाते हैं उतना बेस्ट है, ठीक है ना। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, उनका जो है जन्म स्थान कहाँ है? बिहार। और बिहार में कहाँ है? बिहार में कहाँ है वो आप लोग कमेंट करेंगे। सिवान जिला है, से कमेंट कीजिएगा। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? देसी जो भी देसी मतलब अपना देश का, भारत का जूट मिल, पहला जूट मिल बोलेगा। भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापना हुआ था? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, कहाँ में? तो याद रखिएगा कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा। कलकत्ता में पहला जूट मिल शुरू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो इसका आंसर होगा 1960-90 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। पहला ऑप्शन बोलता है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर है। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है पंचायत समिति और तीसरा स्तर है जिला परिषद। तो बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा? पंचायत समिति, ठीक है। सवाल बोलता है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में आपको पता ही होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1800। आगे होता है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? मतलब रिजर्वेशन सीट है। कहाँ? पंचायती राज व्यवस्था। ये भी आपको याद रखना है, सवाल घुमा के पूछता है कि बिहार में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण है? तो वो 50% है ना, 50%, आधा आधी, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? निम्न तलीय मतलब जमीन जो है ना, जमीन के नीचे पानी, तल। तो जैसे जहां पे पानी भरा हुआ है ना, तो ऊपर में आपको लगेगा मट्टी भरा हुआ है ना, ऊपर लगा मिट्टी है, एकदम ठीक ठाक लगेगा, लेकिन उसके अंदर पानी भरा हुआ है जिसको हम लोग दलदल बोलते हैं। और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दलदल। हिंदी में क्या बोलते हैं? दलदल। तो दलदल भूमि देखे होंगे आप लोग, अभी देखे हुए तो कैसा होता है? ऊपर से दिखेगा हाँ एकदम ठीक है, पार हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे जाएंगे तो, लेकिन जब जाइएगा तो गिर जाइएगा क्योंकि नीचे क्या है? पूरा पानी भरा हुआ दलदल टाइप का है, तो वेटलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेन हीरो कौन था? जर्मनी के एकीकरण में सबसे मेन नेता कौन था? हीरो कौन था? कौन था? मेजिनी, गैरीबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल पढ़ते हैं नेक्स्ट में, तूतीकोरिन पत्तन मतलब ये तूतीकोरिन बंदरगाह, पत्तन मतलब बंदरगाह जहां पे शिप रुकता है। तो बोला गया तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात में, गोवा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो याद रखिएगा तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। ता से तूतीकोरिन, ता से तमिलनाडु, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बोलता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो एक थोड़ी सी बात आप समझ ले, फिर कभी नहीं भूलिएगा इस सवाल को। स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर आता है, 4 महानगर आता है, 4 महानगर को जोड़ा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या? सड़क है, एक सड़क है, सड़क का मार्ग है जिसमें 4 महानगर जोड़ता है। कौन कौन? एक हो गया दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया और क्या हो गया? मुंबई हो गया। ये 4 महानगर हो गया। तो बोलता कौन नहीं है? तो देखिए दिल्ली तो है भाई, चेन्नई भी है, कोलकाता भी है, गुवाहाटी इसमें नहीं है ऑप्शन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं,
गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे, तो भारत आने के बाद 2 साल, है ना, जस्ट 15 से 17 जब हुआ, तो चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, हाँ, कब हुआ था? सत्याग्रह हुआ था, पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था चंपारण में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब हुआ था, कहां हुआ था? ऑप्शन पढ़ते, बिहटा 1928 में, सोनपुर 1929 में, लखनऊ 1936 में, पटना 1937 में। तो याद कीजिएगा, लखनऊ 1936 में, है ना। तो 1936 आपका डेट याद रखना, कभी कभी तो डेट ही पूछ देता है। लखनऊ 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। सवाल बोलता है, किसने पटना का नाम अजीमाबाद रखा? तो आपको अभी तक आपने सुना भी होगा, पटना को पाटलिपुत्र बोला गया है ना। और पटना को पाटलिपुत्र और भी अलग अलग नाम भी है, कुसुमपुर, पुरुषपुर पहले पहले बोला जाता था, है ना। अभी पटना बोलते हैं, लेकिन एक जमाना था मुगल के दौर, उस टाइम अजीमाबाद बोला जाता था। इसलिए पटना के जो शायर आपने पढ़ा होगा, सुहैल अजीमाबादी, सुहैल अजीम का है, अजीमाबाद का तो अजीमाबादी, ऐसे बोला गया है। तो देखिए अब किसके नाम से है? तो अजीमुशाह। क्या अजीमुशाह एक बादशाह हुआ करता था मुगल वंश के, है ना, शासन के। तो अजीमुशाह इसी के नाम पे पड़ा था अजीमाबाद। आगे बढ़ते हैं, नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? ऑप्शन देखिए, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो नरोत्तम सिन्हानु जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के शासक थे। जैसे आपने पढ़ा कंबोडिया का, है ना, वियतनाम। आगे बढ़ते, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष से पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष से पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष? भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था? 1881 में, 1926 में, 1947 में, 1948 में। तो इसका सही आंसर होगा 1881 में। 1881 में न्यूनतम मजदूर कानून पारित हुआ था। सवाल बोलता है, यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपियों के लिए, यानी कि फ्रांस, जर्मनी, रूस, ये सब यूरोपियन कंट्री है, तो उसके लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? जर्मनी, तुर्की, यूनान, इंग्लैंड। तो इसका आंसर होगा क्या? यूनान। यूनान जो है वो जो है यूरोपीय देशों के लिए साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की जो अवधारणा हुआ, सब लोगों के दिलों में अपने वतन के प्रति मोहब्बत जो पैदा हो गया, तो पुनर्जागरण के बाद, या धर्म सुधार आंदोलन, या गौरवपूर्ण क्रांति, या फ्रांस की क्रांति? पुनर्जागरण, है ना, पुनर्जागरण के बाद ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था, या पर्सा का चांसलर था? बताइए मेटरनिक कौन था? तो आपने पढ़ा होगा मेटरनिक, है ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसी के बाद ना मेटरनिक युग शुरू हुआ था। हाँ, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आगे है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण मतलब दावत किसने दिया? महात्मा गांधी को किसने किया? कौन गया था बुलाने के लिए? हाँ, तो याद कीजिएगा, गोरखा प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, या राजकुमार प्रसाद, या राजेंद्र प्रसाद? राजकुमार प्रसाद शुक्ल। कौन है? राजकुमार प्रसाद शुक्ल। इन्होंने जो है महात्मा गांधी को निमंत्रण, इन्वाइट दिया था कि आइए हमारे चंपारण में, और यहाँ जो अंग्रेजों लोग जो है जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे, 3 कटिया कानून लागू कर दिए, जिसमें किसान बहुत परेशान है। तो गांधी जी आए और यही चंपारण में आए, चंपारण में ही आए, और वही गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह माना जाता चंपारण 1917 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोलूं तो अगर आपको कि इतिहास का बहुत अच्छा चैप्टर ये क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता, है ना, कब हुआ था? 1916, 18, 22, 1930 में। तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता हुआ था। इसी में नरम दल और गरम दल, आपने सुना 1907 में बंटवारा हो गया था, तो नरम दल और गरम दल मिल गया था आपस में, ठीक है ना। आगे सवाल है, बोलता भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित किया गया? डाक, हम हर एरिया में देखिए डाक क्षेत्र होता है, तो भारत में जो डाक विभाग है कितने जोन में बटा हुआ है? 8, 7, 6, 5, तो 8 जोन में बटा हुआ डाक विभाग, है ना, 8 जोन में बटा हुआ। सवाल है, 2011 की जब जनगणना हुआ था उस समय बिहार की साक्षरता दर कितनी रही है? अभी वर्तमान में देखा जाए तो 63 के आसपास आता है, लेकिन 11 के अनुसार आपको जानना है, तो 11 के अनुसार आता है 61.8, जो कि पूरे भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य उस समय 11 के अनुसार। अभी नया वाला नहीं आया, नया वाला आएगा तो मुझे उम्मीद है, अपने आप पे विश्वास है और आप लोगों पे विश्वास है, पिछले कितने वर्षों से बच्चे लोग पढ़ रहे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इसका जो परसेंटेज ऊपर गया होगा, कई राज्यों को पीछा छोड़ेगा बिहार, है ना, मुझे वादा है। चलिए आगे बोलते हैं, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार में पहली रेल लाइन कब बनी थी? मार्टिन लूथर, उसका नाम क्या था? मार्टिन
लाइट रेलवे या ईस्ट इंडिया रेलवे या भारतीय रेलवे या बिहार, तो याद कीजिएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। देखिए इसका आंसर अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मार देगा बिहार रेल सेवा फटाक सा। और ईस्ट इंडिया रेलवे कब से शुरू हुआ था? 1860 से, ये भी याद कर लीजिएगा 1860 से शुरुआत हुई थी। सवाल बोलते हैं कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो एक तापीय विद्युत परियोजना कहाँ? कहलगांव। कहलगांव एक जगह का नाम, गांव ही का नाम है, और जिस गांव में तापीय विद्युत परियोजना है उसी के नाम से रखा गया कहलगांव। जैसे तारापुर परमाणु विद्युत गिरी आपने पढ़ा, तो तारापुर तारापुर में ही है, इसलिए उसका नाम उसी के नाम से रखा गया। तो ये कहां पड़ता है कहलगांव? भागलपुर में पड़ता है, ऑप्शन नंबर। सवाल बोलता है बिहार की राजधानी कहाँ है? ये तो बड़ा आसान सवाल है, हर कोई बता देगा, बच्चा बताएगा, है ना। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना है। चलिए आगे बोलते हैं तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? किन पर लागू हुआ था? तो तिनकठिया मतलब 3/20, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना। और नील की खेती करने का मतलब हुआ कि जहां जिस जमीन पर नील की खेती हो जाएगी वो जमीन जो है बंजर हो जाएगी, मतलब कोई अनाज नहीं उगेगा उस पर। तो ऐसे तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो तिनकठिया प्रणाली किस पे लागू किया था? अंग्रेजों ने लागू किया था। किस पे? किसानों पे। किस पे? किसानों पे लागू किया था। ठीक है, आगे बोलते हैं कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन आपने पढ़ा होगा, उत्तराखंड में हुआ था, है ना। कहाँ? उत्तराखंड में सब लोग पेड़ से चिपक गए थे, बोला था कि पेड़ को नहीं काटने देंगे, पहले मेरे को काटो तब पेड़ को काटना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा उस समय जो नेता था सुंदरलाल बहुगुणा, इसी के लीडरशिप में ये वाला आंदोलन हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे यहाँ पे सवाल बोलता है सुंदरवन किस राज्य में? सुंदरवन, हाँ सुंदरवन किस राज्य में? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो कहां हो जाएगा सुंदरवन? एक जगह है जिसका नाम है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इनमें से कौन लोहा का अयस्क है? तो हमने आपको बताया था लोहा का इंपोर्टेंट हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। तो देखिए लिग्नाइट ये तो कोयला का है, बॉक्साइट ये तो एल्यूमिनियम का है, हेमेटाइट, पायराइट तो मेरे ख्याल से कुछ और है, यहाँ पे हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है वो किसका है? लोहा का, बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क है लोहा का, इससे ज्यादा लोहा इसी से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। सवाल क्या बोलेगा सबसे घटिया कोयला कौन है? तो आपने पढ़ा होगा कोयला का 4 प्रकार। कितना प्रकार? 4 प्रकार। एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। सबसे अच्छा टॉप सबसे बेस्ट कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है। सबसे घटिया कोयला, सबसे बेकार कोयला कौन है? पिट है। मतलब इसमें धुआं वगैरह ज्यादा, कोयला से बनाइएगा ना, मतलब खाना वाना बनेगा, कोयला जलाइएगा तो धुआं वगैरह ज्यादा निकलेगा और उतना उष्मा नहीं निकलेगा जितना एंथ्रासाइट में। तो एंथ्रासाइट है भारत में मिलता भी नहीं है, एंथ्रासाइट चाइना वाइना में, भारत में बिटुमिनस कोयला इस्तेमाल किया था भारत में। आगे सवाल है कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? कोयला सा तो नहीं मिलेगा, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, यूरेनियम। तो देखिए पेट्रोलियम खनिज है, पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है और पेट्रोलियम से गैस ही बनता है, इसको बोला गया प्राकृतिक गैस, यानी कि एलपीजी, सीएनजी सब इसी से बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नंगल बांध से, या गौरव या कौन है? हाँ नरौरा बांध से। तो देखिए गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय एक जलाशय है, पौंड बोलते हैं ना, हाँ तालाब बोले जलाशय बोले, तो किस बांध से संबंधित है? तो याद कीजिएगा भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध। और ये कहाँ पे है, किस नदी पर है बाबू? तो सतलज नदी पे है ना, ये पूछता है सतलज नदी पे है। हीराकुंड जो है कहाँ है? महानदी पर है, महानदी पर है। तो ये वाला याद रखिएगा, बहुत पूछा है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। और इसी भाखड़ा नंगल बांध से जो है एक जलाशय निकला है जिसका नाम है कौन? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। मतलब कृत्रिम समझ रहे हैं, हाँ मानव ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक गैस पाई जाती है, जो गैस मिलता है कैसे पाया जाता है? यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, या चूना पत्थर के साथ। अभी जस्ट इसी टाइप का सवाल एक पढ़े थे, है ना। तो खनिज तेल के साथ जो है प्राकृतिक गैस पाई जाएगी। आगे बोलेंगे रेल वर्कशॉप कहाँ है? बिहार में। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सवाल, मतलब इतना ज्यादा पूछा है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार पूछा है। आप भी एक बार पढ़िएगा तो दिमाग में घुस जाएगा, निकलेगा फिर नहीं। रेल वर्कशॉप बोलते हैं जहां पे रेल खराब हो जाता है, मरम्मत के लिए वहां पे जाता है। तो बिहार में एक जगह है जमालपुर, है ना, याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा है। जमालपुर में रेल वर्कशॉप है। सवाल है का पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है? ऑप्शन पढ़ेगा तो मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन पढ़ करके। देखिए बिहार कोई हाल में नहीं हो सकता है, महाराष्ट्र चलो कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में, तमिलनाडु, केरल। तो इन तीनों में कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। मतलब महाराष्ट्र पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबी, है ना, वाला रास्ता कौन है, रोड कौन है? महाराष्ट्र है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करता है। मतलब देखते हैं कोई सामान खरीदते हैं ना
तो ये कोई वस्तु खरीदे, जैसे कि हार्डवेयर कोई वस्तु खरीदिए या कोई लोहा का कोई सामान खरीदिए, तो उसके उस पर लिखा रहेगा IS मार्क, ISI मार्क लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है कि एक वेरीफाइड है, मतलब वो नकली और गैर मानक उत्पाद, मतलब नकली चीज नहीं है, इससे बचाता है। रक्षा किसे करती है? जिस सामान पे ISI लिखा रहेगा वो मतलब नकली नहीं, वो असली रहेगा, है ना। और विक्रेताओं द्वारा गलत सामान नहीं देगा, सही सामान देगा वो। हाँ, घटिया वस्तुओं से बचाएगा हमको, यानी कि सभी बातें से हमको बचाएगा कौन? ISI। उसी प्रकार आपने पढ़ा हॉलमार्क्स, है ना, हॉलमार्क्स पढ़ा है। सोना ज्वेलरी सोना की दुकान जाए तो बोलेगा हॉलमार्क्स है ये, मतलब एकदम प्योर है, जितना होना चाहिए सोना कैरेट उतना ही है, ठीक है ना। सवाल करेंगे आगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हाँ नरेगा बोलते ना जी, NREGA, नरेगा। तो ये यही है, इसी का पूरा नाम लिखा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पे रखा गया है? तो महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है। अब इसका नाम मनरेगा हो गया, मनरेगा, मनरेगा, ठीक है ना। और इसमें एक सवाल पूछता कि मनरेगा के अनुसार जो है ना, हाँ मनरेगा के अनुसार हर साल मजदूरों को कितने दिन के लिए नौकरी मिलता है? तो 100 दिनों के लिए रोजगार मिलता है, 100 दिनों के लिए, ठीक है। सवाल है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मतलब हम जो टैक्स देते हैं ना सरकार को, तो सर को अब टैक्स दो तरह के, एक राज्य लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे। राज्य लेवल पर मतलब हमारा राज्य में ही रहेगा टैक्स, और सेंट्रल मतलब वो सेंट्रल में जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, हाँ सेंट्रल में जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है कौन है? जैसे इनकम टैक्स, आय कर जो है ना, इनकम टैक्स जो हम लोग देते हैं, जो जिसके पास इनकम टैक्स देने का जो क्षमता होता है ना, एक लेवल है, उतना से ज्यादा अर्निंग जब होता है तो इनकम टैक्स भरता है वो आदमी, ठीक है ना। तो ही बोला गया कि इनकम टैक्स जो है वो राज्य सरकार नहीं लेती, कौन लेती है? केंद्र सरकार लेती है। बाकी उत्पाद टैक्स, बिक्री टैक्स, ये सब जो है तो राज्य में ही आ जाता है, ठीक है ना। आगे है कौन प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन हो जाएगा? कृषि हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। औद्योगिक कौन क्षेत्र हो जाता है? दूसरा क्षेत्र हो जाता है। सेवा कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। उम्मीद है सब बन रहा होगा आपके। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ कब होगा? देखिए जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के कारण, मिट्टी के अवक्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। देखिए यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन अब यहाँ पे अगर रहता इनमें से सभी तो उसको टिक लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? आप ही खुद बताइए, कृषि सुखाड़ कब होगा? पानी पड़ेगा ही नहीं तो सुखाड़ हो जाएगा। सबसे मेन तो वही है, जब बारिश नहीं होगी, जल की कमी हो जाएगी, जल का अभाव हो जाएगा तो कृषि सुखाड़ होगा। बिहार का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कौन है? बाढ़ ग्रस्त मतलब हर साल वहां बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आएगा, और बाढ़ आने के बाद कई कई घर डूब जाता है ना। 10-12 जिला जो है बिहार का डूबता है हर साल, तो वही बोला गया बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र। तो बिहार का उत्तरी क्षेत्र, जो उत्तरी बिहार है ना, किशनगंज वगैरह, उधर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, तो उधर जो है बाढ़ बहुत आता है, ठीक है ना। और यही बोलेगा सूखाग्रस्त क्षेत्र, क्या बोलेगा? सूखाग्रस्त, मतलब सुखाड़ ज्यादा आता है, बाढ़, पानी नहीं पड़ेगा जल्दी से, है ना। इधर जो है इधर जो है खेती नहीं हो, खेती सूख जाएगा, खेत सूख जाता है, और उधर जो पूरा दहा बहा हो जाता है, पूरा फसल भस जाता है। तो सूखा बोलेगा तो दक्षिणी बिहार, सूखा जैसे हमारा नवादा, नालंदा, गया इधर हो गया दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार उधर हो गया किशनगंज हो गया, मोतिहारी उधर जो है ना किशनगंज हो गया क्या, उत्तरी बिहार हो गया। आगे बढ़ते, कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित मतलब मानव के द्वारा होने वाला आपदा। देखिए सांप्रदायिक दंगा कौन करता है? इंसान लोग ही करता है ना, मारपीट, है ना, धर्म के प्रति। आतंकवाद कौन फैलाता है? इंसान के द्वारा होता है। युद्ध कौन लड़ता है? इंसान लड़ता है। तो ये सभी काम जो है मानव के द्वारा होने वाला है, ठीक है ना। आगे डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी, ये डेक्कन ओडिसी एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना। तो कहाँ चलती है? राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो क्या होगा? महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी। अब तो ओडिसी से ओडिशा मार देगा अगर ऑप्शन में रहेगा तो, खैर ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत का पहला नगर निगम बोलेगा, पहला नगर निगम तो याद रखिएगा मद्रास में। कहाँ बना? मद्रास। करीब करीब इसका डेट बोलता 1687 के आसपास। लेकिन बोलेगा बिहार का पहला, बोलेगा बिहार का पहला, बोलेगा 1952 है। बिहार का पहला बोलेगा तो कहाँ बना था? पटना में। बिहार का बोलेगा तो क्या होगा? बिहार का बोलेगा तो क्या होगा? पटना में। बिहार का पहला नगर निगम तो पटना में बना था, और पूरा भारत में बोलेगा तो मद्रास में। तो बिहार में भी आपको याद करना है, बिहार का बोलेगा तो पटना में 1952 में, और मद्रास यानी कि चेन्नई उसको बोलते हैं ना, तो 1867 या कुछ 86-87 का डेट में कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊँ, इसका डेट शायद मुझे कंफर्म याद नहीं। तल चिन्ह की सतह सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं?
तो तल चाहिए होता है जमीन, उसकी सतह से किसी स्थान विशेष से मापी गई ऊंचाई को बोलते हैं अस्थायी ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई या विशेष ऊंचाई या समुच्चय, तो हो जाएगा क्या स्थानिक ऊंचाई हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, सबसे बेस्ट मीडियम क्या है, लेन देन का। बताइए, वस्तु से वस्तु लेन देन करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, है ना। चेक से लेंगे तो भाई दिक्कत है, चेक से क्या करो, चेक से सब्जी जाइएगा खरीदने के लिए तो देगा नहीं देगा, बेचारा वो कहाँ से लाएगा आपको। मुद्रा मतलब पैसा, तो सबसे बेस्ट ये है, पैसा दीजिए और सामान लीजिए। आगे बोलते हैं, मुद्रा का कार्य क्या है, क्या काम करती है मुद्रा, मूल्य का मापन करती है, पैसा मापती है, 10 रुपया 50 रुपया 2 किलो मापता है ना। मूल्य का संचय, जमा भी करता है, बैंक में जमा कीजिए, जहां भी जमा कीजिए। विलंबित भुगतान, बाद में देंगे, 2 साल बाद पैसा देंगे, हमको दे दीजिए अभी कार लोन पे। तो ये सब काम करती है, कौन करती है, इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल पढ़ते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पंचायती राज व्यवस्था आपने पढ़ा, 3 प्रकार होता है पंचायती राज व्यवस्था। इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, मतलब इस संविधान का एक दर्जा मिल गया कि संविधान के अनुसार ये चलेगा। पंचायती राज व्यवस्था कब मिला था, तो 73वां संविधान संशोधन 1993, ये वाला याद कर लीजिएगा, है ना, 1993, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 1993 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोलता है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुई थी, 1991, 1980, 1992, 1996, तो 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल आगे क्या, 50वां सवाल बोलता है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता, ध्यान से देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इसका गौर कीजिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बोला गया, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बोलेगा तो याद कीजिएगा 24 दिसंबर हो जाएगा। और अगर, हालांकि ये सवाल अभी तक नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन ऐसे सवाल पूछा है, सिर्फ पूछा है उपभोक्ता दिवस, क्या बोला गया, विश्व में, विश्व बोलेगा, विश्व में उपभोक्ता, और नया भी रहे, विश्व अगर नया भी रहे तो समझिए उपभोक्ता दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पता है कब होगा, बताओ, 15 मार्च, कब होगा, 15 मार्च को, 15 मार्च को। तो ये सवाल पूछा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया था, 15 मार्च, भारत में बोलेगा तो 24 दिसंबर। सवाल है 51 वाला, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष से हुआ था, तो बताओ, लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे। अब 18वीं होने वाला है, 2024 में होने वाला है। अच्छा बताइए 16वीं कब हुआ था, तो आप बोल सकते हैं सर 5 साल पीछे जाइए, कब हो जाएगा, 2014 को हो जाएगा, है ना। 15वीं कब हुआ था, तो फिर 5 साल पूछे जाइए तो क्या होगा, 2009 हो जाएगा। तो ये सब डेट, ये तो पूछा, ये वाला भी पूछा, ये वाला पूछा, ये भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, आप जैसे बोले सवाल पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो आप याद कीजिएगा 1959 में, कब हुई थी, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी भाई, तो राजस्थान में, कहाँ हुई थी, राजस्थान में 1959 में पंचायती राज की व्यवस्था की थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे 1959 में, कौन होंगे बताइए, नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, मतलब लोकतांत्रिक को सुधारना है हमको तो कौन सा कदम उठाएंगे, क्या सबको अनपढ़ कर दे, पूरा भारत में पढ़ाई बंद कर दे तो लोकतंत्र सुधर जाएगा, कभी नहीं होगा। क्या बेरोजगारी कर दे, सब काम धंधा बंद कर दे, सुधर जाएगा, नहीं ऐसा हो सकता। असमानता फैला दे, जाति पाति कर दे, धर्म के मामले में पूरा खेल लिया जाए तो क्या सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। क्या पंचायती राज व्यवस्था, हाँ ये ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था रहेगा तो सुधर सकता है, मतलब कहेंगे लोकतांत्रिक, जैसे गांव तक आदमी को कैसे मालूम होगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, कैसे किसको नेता बनाना है, किसको हमको वोट देना है, तो कैसे सुधरेगा, तो गांव तक जाएगा ना, मुखिया बनेगा, मुखिया का चुनाव होगा तो गांव वाले लोग जानेंगे हाँ ये मुखिया है, तो मुखिया से ऊपर उठेगा, है ना, तो धीरे धीरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो समझेगा। तो यही पंचायती राज व्यवस्था की वजह से जो हम लोग मुखिया का चुनाव देते हैं, वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है जो इसी के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। आगे बोलते हैं, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एकदम अगर कोई आदमी गलत काम किया है ना, तो उसको जनते ही मिलकर सजा दे देता है। कौन है वो, कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड, याद कीजिएगा, सिर्फ स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहां जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और लेकिन अगर पूछा जाएगा ब्रिटेन फ्रांस, तो याद कीजिएगा यहाँ होगा अप्रत्यक्ष, ये भी सवाल पूछा है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो याद कीजिएगा ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, बहुत सारा होगा, इसका ढेर एग्जाम्पल हो जाएगा, अमेरिका, जापान, कनाडा, बहुत सारा हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको पता है पहले भारत में हाँ कितने केंद्र शासित, 7 थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को, है ना, जम्मू कश्मीर को 2 भाग तोड़ दिया, है ना, यानी कि वो जो 370 धारा था तो उसको हटा दिया था, तो जम्मू अलग हो गया, है ना, और लद्दाख अलग हो गया, तो कितना हो गया, अब 9 हो गया ना, 7, 8, 9, तब 9 हो गया। लेकिन इसमें बात क्या हुआ, दादर व नगर हवेली
और दमन और दीव दोनों को मिला दिया, तो मिला देगा तो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 8। समझ में आ गया। तो दादर और नगर हवेली को मिला दिया गया है तो 8 हो जाएगा। अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। ठीक है, आगे बोलता है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो बिहार में जानते हैं ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद, बिल्कुल ये वाला हमारा सही। तीनों स्तर है बिहार में, तीनों स्तर है, त्रिस्तरीय बोला जाता है इसको। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। एक 16वीं वाला तो बहुत बार पूछा भाई कि 16वीं लोकसभा में कितनी संख्या थी, तो 16वीं पूछेगा तो 61 बोलेगा, 17वीं बोलेगा तो 78। मतलब महिला कितने महिला उसमें जो है सदस्य बना, लोकसभा का सदस्य बना है, ठीक है ना। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कितनी महिलाएं बने हैं, तो 17वीं में 78, 16वीं में अब देखिए महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, 15वीं में इससे भी कम था, है ना। अब 18वीं तो और बढ़ेगा जी, 100 पार होना चाहिए क्या। गठबंधन सरकार को पकड़ प्रशासन पर कैसे होती है। गठबंधन सरकार समझते हैं ना, जैसे जब 2-3 गो पार्टी मिल करके सरकार बना देती है, जैसे बिहार में देखिए लालू वाले RJD हो गया, है ना, और नीतीश का JDU हो गया, और अलग अलग पार्टी मिलके बना हुआ। तो जब अलग अलग पार्टी मिलके बनेगा तो क्या होगा ना, दिक्कत क्या होगा ना कि ई पार्टी का अलग आदमी होगा, वो पार्टी को बोलेगा हमारा तेजस्वी भाई है जिंदाबाद, वो बोलेगा हमारा नीतीश कुमार जिंदाबाद, आपस में लड़ा झगड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रशासन मजबूर हो जाएगा कि किसको क्या करे, क्योंकि है तो गठबंधन है। तो गठबंधन की सरकार में ना जब कोई गड़बड़ करता है तो प्रशासन मजबूर होता है कि किसके तरफ से किसके तरफ साथ दे हम, RJD तरफ से या JDU तरफ से, दोनों तो सेम है ना। तो इसको बोलेंगे ढीली। तो जब गठबंधन सरकार होती है तो प्रशासन का जो पकड़ है ना वो ढीली हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कोई प्रशासन ने किसी को पकड़ लिया, मान लीजिए किसी गुंडा को पकड़ लिया, है ना, कोई कर रहा पकड़ लिया, अब वो लगाएगा तेजस्वी भैया के पास फोन, है ना, हाँ, और वो बोलेगा तेजस्वी फोन लगा दिया, और यहाँ तो है ज्यादा किसका, नीतीश कुमार का। अब उसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है, इसका तो अपना आदमी, तो क्या करेगा, ऐसे प्रशासन मजबूर हो जाएगा। तो ऐसे में ढीली हो जाता है, ठीक है ना। तो गठबंधन सरकार पे ढीली हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन चुनता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, कौन, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है, मुख्य न्यायाधीश है, अभी कौन है, DY चंद्रचूड़। तो इसको कौन चुनता है, तो चुनता कौन, राष्ट्रपति चुनता है ना। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति चुनता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय योजना आयोग आपको पता ही होगा 1950 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था। तो इस समय कौन रहेगा भारतीय प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। और अभी कौन होंगे, तो पता ही है, मोदी, कौन होगा, मोदी जी। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार, खनिज तेल, है ना, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, तो खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ है, असम में। कहाँ है, असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। सवाल है 62, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है। बिहार में, जहां रेशम का, आपको पता ही होगा, बिहार का भागलपुर एक ऐसा जगह है जहां पे रेशम उद्योग बहुत ज्यादा होता है, और रेशमी कपड़ा वहां बहुत सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा भागलपुर में, ठीक है ना। चलिए, तो भागलपुर वालों वाह वाह तुम्हारे लिए है। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है, पूर्णिया, सिवान, चंपारण, बक्सर। इस ऑप्शन में देखा जाए तो बक्सर को टिक लगाएंगे। ऐसे औरंगाबाद आता है ना, औरंगाबाद में कम वर्षा होती है ना। नेक्स्ट सवाल है, कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित है। दलित पैंथर्स, दलित मतलब समझते हैं ना भाई, एक जाति का नाम है दलित। तो दलित पैंथर्स मतलब एक ऐसा संगठन था जिसमें दलित को उजागर करना है, दलित को उसका हक देना है, दलित के प्रति लड़ना है, कि सरकार से लड़ना है कि इसको भी इसका हक मिले, इसका अधिकार मिले, ये सब काम है। तो देखिए, जाति प्रथा का उन्मूलन, सही बात है। भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, मतलब जिसके पास किसान मतलब जमीन नहीं है तो उसकी उन्नति किया जाए, इस सब काम है। औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति, किसी का शोषण किया जा रहा, मजदूर को जबरदस्ती काम कराया जा रहा, काम ज्यादा ले रहा, पैसा कम दे रहा, तो इस सब का काम करेगा कौन, दलित पैंथर्स। लेकिन दलित पैंथर का सेना, दलित सेना का नहीं है, वो सेना नहीं है कि दलित सेना बना दिया है, नहीं, सेना नहीं है वो, ये सब काम एक संगठन है जो ये सब काम करती है, दलितों के प्रति उसके अच्छे के लिए काम करती है। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, बहुत इंटरेस्टेड ये टॉपिक है। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, मतलब इससे पहले सिर्फ कांग्रेस ही सरकार चलते आ रहे थे। आजादी से पहले भी 1885 से लेकर के, है ना, तो उस समय तो मेन है ही था, लेकिन 1947 में जब आजाद हो गया भारत, तो 1947 से लेते लेते 1977 तक कांग्रेस के कोई हिला नहीं पाया। लेकिन एक आया 1977 में, इसका नाम था जनता पार्टी। क्या नाम था, जनता पार्टी। और यही जनता पार्टी अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बना है, ठीक है ना। तो ये जो है पहली बार जो है 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस नहीं कोई और बना था, उसका नाम था जनता पार्टी, ठीक है ना।
नेक्स्ट सवाल है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? देखिए सवाल आ गया, मतलब जो जनता पार्टी सरकार का जो गठन हुआ था 1977 में, तो कौन उसका लीडर कौन था मेन? तो याद कीजिएगा मोरारजी देसाई, और यही पीएम भी बने थे उस समय, है ना, यही जो है प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है, आगे बोलता है कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो हर कोई जानेगा, छोटा छोटा बच्चा जानेगा, क्या? नई दिल्ली भारत की राजधानी। लेकिन पहले भारत की राजधानी क्या थे पता है? 1912 से पहले भारत की राजधानी 1912 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, याद है होना चाहिए, कलकत्ता, है ना, पहले जो है, फिर 1912 से कलकत्ता का हटा करके फिर दिल्ली कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग, याद है, बंगाल विभाजन को रद्द किया, इसको भी किया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बहुत ही भयंकर सुनामी, कई लोग, हजार लोग मर गए थे। सुनामी किसको बोलते हैं? जो समुद्र में पानी की लहरें उठती है समुद्र से, और एकदम 2-3 तल्ला ऊंची तक उठती है लहरें, और पूरा सबको झाप देती है बारिश पानी से। तो भयंकर सुनामी आया था कब? 2004 में। कहाँ आया था? तो याद कीजिएगा बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बंगाल में ही बोले, है ना, बिहार बंगाल सब इससे प्रभावित हुआ। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? पूर्वी राज्य समझते ना, ये देखिए, ये जो भारत का ये तो क्या दक्षिणी हो गया, उत्तरी हो गया, पूरब इधर है। तो पूरब इधर असम, मेघालय, है ना, नागालैंड। सबसे पूरब में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। यही अरुणाचल प्रदेश के बाद चाइना का बॉर्डर भी लगता है ना। आपने सुना होगा कि चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना का बॉर्डर मैच करता है, वहां पे भी सेना तैनात रहता है। तो सबसे पूर्वी कौन हो जाएगा? सबसे पूर्वी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक आधारभूत, एक होता आर्थिक, एक होता गैर आर्थिक। तो देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाएं, ये जो है गैर आर्थिक है, बस यही तीनों है ही गैर आर्थिक। आपको ये तीनों याद कर लीजिएगा। इसके सिवा जो भी आएगा आर्थिक हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? वित्त हो रहेगा, संचार रहेगा, बहुत कुछ इसमें बहुत सारा 10-12 गो है। तो ये तीनों याद है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाएं, ये तीनों जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है, और ये सब क्या हो जाएगा? आर्थिक आधारभूत संरचना। आगे है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो आपको पता ही होगा 1871 में, क्योंकि 1871 में कब हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, और उसी के बाद जो है जर्मनी का, इटली का, दोनों का एकीकरण हो गया था। बोलता है निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? कौन? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। कहने का मतलब यह है प्रति व्यक्ति आय मतलब हर आदमी जब पैसा कमाने लगेगा तो पहले फटा चिटा कपड़ा पहनता था, पहले झोपड़ी वाला घर था, लेकिन जैसे ही पैसा कमाने लगेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। कपड़ा भी अच्छा आ जाएगा, खान पान भी सुधर जाएगा, रहने सहने का लेवल बदल जाएगा, है ना, बोलने का तरीका बदल जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? प्रति व्यक्ति आय। मतलब कोई आदमी, अगर कोई गांव ज्यादा गरीब गांव है कोई, या कोई शहर ज्यादा गरीब है, मतलब क्या वहां प्रति व्यक्ति आय कम है, वहां पे लोग अर्निंग बहुत कम कर रहा है। देख के पता चल जाएगा, उसका पहनावा ओढ़ावा देख के पता चल जाएगा, बोलने के तरीका, खाने के तरीका, क्या खा रहा वो, है ना, कैसा घर में रह रहा। और जैसे गोवा चल जाइए, लगेगा हम ब्रिटेन आ गए, मतलब जैसे गोवा हो गया, मुंबई हो गया, बड़ा बड़ा शहर चल जाइए तो लगेगा कि यहाँ पे कितना ज्यादा रोजगार है। तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा रहेगा तो रहन सहन का स्तर भी लेवल अच्छा हो जाएगा, कम है तो उसी तरह रहेगा। तो यही प्रभावित करेगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो आपको बताया था मैंने, हरित क्रांति जो है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, हाँ, हरित क्रांति जो है गेहूं से शुरू हुआ था। और गेहूं क्या है? कृषि है। पंजाब में गेहूं बहुत ज्यादा उपज हो गया था हरित क्रांति में, ठीक है ना। तो गेहूं किस में आता है? कृषि में आता है। और कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र आता है ना। गेहूं किस में आएगा? गेहूं आता है कृषि में, और कृषि जो आ जाएगा किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। आगे बोलेंगे गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? तो आपको पता ही दिया था, चंपारण में। कब किया था बाबू? 1917 में। कौन बुलाया था? है ना, शुक्ल, है ना, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, तिनकठिया प्रणाली के लिए। आगे बोलता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? AITUC कांग्रेस होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो याद कीजिएगा 1920। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है, पूछा है सवाल में एग्जाम में कि किस नदी की उत्पत्ति, मतलब कहां से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। कौन नदी है? तो वो नदी है सोन नदी। कौन नदी है? सोन नदी है ना, सोन रिवर है। आगे है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो आपको याद करना, भारत को टोटल 18 रेलवे जोन में बांटा गया। 18 जोन में बांटा गया भारत रेलवे जोन को, 18 जोन में बांटा गया। पहले आपकी किताब में 16 लिखा होगा, तो 2 ठो और बढ़ गया, क्योंकि वो ज्योग्राफी चीज है ना। तो ये तो बढ़ते घटते नया नया चीज होते रहेगा, बढ़ते तरक्की होते रहेगा। किताब तो अभी बदला नहीं, किताब तो पुरानी है वो। तो 18 जोन है।
तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है, तो सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे जोन, उत्तर रेलवे जोन जो है नई दिल्ली में पड़ता है। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर जोन हो जाएगा। सबसे छोटा बोलेगा, सबसे छोटा बोलेगा ना, सबसे छोटा रेलवे जोन तो उत्तर पूर्वी है ना सीमांत, उत्तर पूर्वी सीमांत, उत्तर पूर्वी। देखिए एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है जो कि बिहार का है, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो बिहार के कहाँ पड़ता है, हाजीपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा बहुत बार, हाजीपुर में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल है कि सिंहली किस देश की राजभाषा, सिंहली एक जबान है, कहाँ बोली जाती है वो जबान, तो श्रीलंका, नाम से मैच कर ला, श्रीलंका है ना, सिंहली बोली जाती थी, अभी बोली जाती है। बोलता बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था, तो बिहार को 1911 में बिहार अलग करने के लिए सोचा था, लेकिन दर्जा कब मिला, अलग कब हुआ था, 1912 में। तो यही आपका सटीक आंसर होगा, 11 मारेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। मतलब 1911 में बिहार 22 मार्च, नोट कर लो, 22 मार्च 1911 को बिहार को अलग कर दिया गया। और यही 22 मार्च को हर साल जब भी 22 मार्च आता है तो हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, याद है आपको, हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये सवाल तुम्हारे हवाले है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, कमेंट ये नहीं करना, कमेंट ये करना है कि आपने कितना सही बनाया। तो आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुआ था, तो इंग्लैंड में, है ना। तो अभी आपको मैंने 80 सवाल करा दिया है, टोटल 80 क्वेश्चन, और ज्यादा टाइम भी नहीं लिया आपको मैंने यहाँ पे, 80 क्वेश्चन कराए। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको पढ़ने में कैसा लगा और आपको 80 में आपने कितना सही बनाया। इसके साथ अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए, पूरा मॉडल पेपर चाहिए या क्वेश्चन बैंक चाहिए, जो भी चाहिए आपको, तो मॉडल पेपर प्लस क्वेश्चन बैंक, इसके लिए मैंने कोर्स लाया जो कि 99 में आपको मिल जाएगा, सिर्फ 99 में मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑल चाहिए, ऑल मतलब मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गेस्ट क्वेश्चन, लाइव क्लास, टेस्ट, सभी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो, लाइव क्लास सब मिलेगा, वहां पे सिर्फ 299 रुपया है। तो अब ये सर यहाँ पे कैसे लेंगे हम इसको, तो अब दो काम कर सकते हैं, एक तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से AA ऑनलाइन सॉल्यूशन का, दूसरा काम क्या करेंगे, नहीं समझ आएगा तो 82 10 42 ये नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से, और इस पे मैसेज कीजिएगा, आप बताइएगा सर हमको जो है ना, हाँ PDF लेना है। उम्मीद बैच है हमारा, उम्मीद बैच है, उम्मीद बैच, तो उम्मीद कोर्स ही वाला है, 299 वाला उम्मीद बैच। तो इसमें जो है आपको आप बता देना हमको क्या चाहिए, उर्दू, अच्छा उर्दू हिंदी भी अलग से है 99 वाला। तो आपको जो चाहिए ना आप मेरे को मैसेज कर देना, और आपको टीम के द्वारा, हमारा जो टीम है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन का जो टीम है वो आपको जो है वहां पे हेल्प कर देगी, ठीक है ना। तो अब आपका एक काम बच गया है, वीडियो को लाइक करना है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना है, और आपको जो है ना अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने 80 में कितना बनाया, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।